हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इन गायत्री स्कूल अर्निया। देखिए, चैप्टर 4 चल रहा था अपना, जो पोएम थी एक, बताया था आपको एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। मतलब इसका मतलब बताया था आपको एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत। मतलब एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत। शोक गीत किसको बोलते हैं? जो फ्यूनरल सॉन्ग होता है, फ्यूनरल सॉन्ग का मतलब होता है शोक गीत। देखिए, मैं बता रहा था आपको एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, मतलब एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत। समझ गए? इलेजी एक फ्यूनरल सॉन्ग होता है। क्या होता है? फ्यूनरल सॉन्ग का मतलब होता है शोक गीत। तो इलेजी का मतलब बताया आपको, इलेजी जे फ्यूनरल सॉन्ग, मतलब इलेजी एक शोक गीत होता है। तो इस पोएम को हमने कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट करने के बाद में मैंने बताया था आपको रेफरेंस करना। क्या करना बताया था? रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट तक बता दिया था कि कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। अब देखिए, जो पहला स्टेंजा था अपना पोएम का, समझ गए, उसका हमने रेफरेंस पढ़ लिया था, कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया था। और आज अब क्या पढ़ेंगे? एक्सप्लेनेशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो रेफरेंस बता दिया था पहले स्टेंजा का, और कॉन्टेक्स्ट बता दिया था मैंने। अब एक्सप्लेनेशन, तो हेडिंग डालिए आप, एक्सप्लेनेशन। पहले स्टेंजा की जैसे एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से करेंगे हम? व्याख्या। एक्सप्लेनेशन का मतलब जानते हो? व्याख्या। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है? व्याख्या। अब देखिए, जो पहला स्टेंजा है, इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया था पहले। अर्थ बता चुका हूं मैं पूरी पोएम के जो भी स्टेंजाज हैं। तो इसको व्याख्या का मतलब होता है कि आप जो स्टेंजा है उसका सरल रूप लिख सकते हो। समझ गए? उसको सरल करके आप लिख दीजिए उसी भाषा में, जो बात है उसी बात पर आपको जो पॉइंट है उसी पॉइंट पर लिखना होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक स्टेंजा पर, जो प्रथम स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा है, उसकी एक्सप्लेनेशन करके हम देखते हैं। जो पहला स्टेंजा है उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, पहला स्टेंजा था आपका, गुड पीपुल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस सॉर्ट इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। ये पहला स्टेंजा था आपका। समझ गए? इसकी व्याख्या कर रहे हैं हम। तो लिखिए इसमें, इन दीज लाइन्स, लिखिए, इन दीज लाइन्स, in these lines the poet asks इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करेंगे। in these lines the poet asks, इन पंक्तियों में कवि क्या करता है? पूछता है। कवि क्या करता है? पूछता है। all good people of all good people of all good people of all sorts to listen to his song, to his songs attentively. He wants to tell the people, of a wondrous story। मतलब he wants to tell people a wondrous story if they find it little wonderful it cannot
hold them, it cannot hold them for a long time, for a long time, for a long time, it will be over, it will be over in very short time, in very short time। और ये आपकी एक्सप्लेनेशन पूरी। नोट कर लीजिए, आप इसको लिखिए पहले, फिर समझाता हूं इसका मतलब क्या है। लिखो आप पहले इसको। लिखिए आप इसको। देखिए समझते हुए जाओ साथ साथ, इतना टाइम नहीं है फिर। देखिए इन दीज लाइन्स द पोइट आस्क, मतलब इन जो ये लाइन्स हैं, पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि कहता है सभी अच्छे लोगों से उसका जो सॉन्ग है उसको अटेंटिवली, मतलब ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहता है। ये मैंने बताया था आपको, समझ गए। एक बात सही चेंज की है और बात वो की वो है, समझ गए। मतलब गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग्स ऐसे था ना, तो यहाँ पर अटेंटिवली कर दिया गया कि ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहता है। ही वांट्स टू टेल द पीपल ऑफ ए वंडरस स्टोरी। वेल, क्या करना चाहता है? लोगों को एक अद्भुत स्टोरी बताना चाहता है, कहानी बताना चाहता है। कौन बताना चाहता है? कवि। तो कवि वंडरस स्टोरी बताना चाहता है। इसके बाद में इफ दे फाइंड इट लिटिल, अगर ये स्टोरी, इट किसके लिए आ रहा है यहाँ पर? स्टोरी के लिए। किसके लिए आ रहा है? स्टोरी के लिए। अगर ये आपको लिटिल मतलब छोटी लगती है या फिर वंडरफुल लगती है, तो आपको लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक आपको नहीं रखना है, इसको याद नहीं रखना है, समझ गए। मतलब ये है कि इट विल बी ओवर इन वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब ये जल्दी ही पूरी हो जाएगी, ये स्टोरी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। तो जल्दी मतलब जो इसकी पोइम थी ओलिवर गोल्ड स्मिथ की, कौन थे इसके पोइट? कौन थे? ओलिवर गोल्ड स्मिथ। इस कविता के पोइट कौन थे, कवि कौन थे? ओलिवर गोल्ड स्मिथ थे। तो वो ओलिवर गोल्ड स्मिथ कह रहे हैं कि इट विल बी ओवर इन वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत ही कम समय में ये पूरी होने वाली है। आपको इसको लंबे समय तक इसके पीछे नहीं पड़े रहना है, ऐसा कह रहा है कवि यहाँ पर, समझ गए। तो ये एक्सप्लेनेशन प्रथम स्टेंजा की थी, समझ गए। अब कुछ बच्चे जिन्होंने मान लीजिए नहीं देखा हो, समझ गए, तो दोबारा से फिर आपको पता लग जाएगा। एक दूसरा स्टेंजा लेते हैं हम इस पोएम का। कौन सा स्टेंजा लेते हैं? एक स्टेंजा की व्याख्या और करके बताता हूँ। इस प्रकार से फिर जो आपको क्या करना है, जो भी स्टेंजाज हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आप कर लोगे अपने आप, समझ गए कैसे करनी है। कोई भी जो स्टेंजा वगैरह आ जाए, समझ गए। तो एक स्टेंजा की ओर करके बता रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक समझ लेना, समझ गए। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन तीनों आ जाएंगे उस स्टेंजा में, समझ गए। तो फिर आपको ये करना आ जाएगा। इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार, आप नहीं उतारा हो तो किसी ने। नोट कर लीजिए। फिर एक स्टेंजा और ले लेता हूँ, मान लीजिए कोई से भी स्टेंजा ले लेते हैं एक इसी पोइम में से। ये पोइम पढ़ तो ली ही हमने, समझ गए पहले। अब एक स्टेंजा की ओर बता देता हूँ मैं, एक्सप्लेनेशन करना कैसे करते हैं। उतार लिया होगा आपने। अब देखिए एक स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा ले लेते हैं या तीसरा ले लेते हैं, मतलब आपको जो अच्छा लगे वही ले लो और उसकी एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट करना सीखो। देखिए दूसरा स्टेंजा लेते हैं हम, यहां डाल दीजिए आप स्टेंजा 2, स्टेंजा 2, समझ गए। अब दूसरा स्टेंजा आपको बताया हुआ है, आपके पास किताब है, समझ गए। इसमें देख रहे हो अर्थ बताया हुआ है, समझ गए। अब पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जो मैंने बताया था वही तरीका अपनाएंगे, समझ गए। जो तरीका मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे मान लीजिए सबसे पहले लिखेंगे रेफरेंस। क्या लिखेंगे? रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब बताया था आपको क्या होता है? संदर्भ। क्या मतलब होता है? संदर्भ।
संदर्भ होता है ना, रेफरेंस का मतलब। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसका, रेफरेंस। रेफरेंस लिखने का तरीका बताया था आपको, दीज, एक मिनट पे लिखिए, दीज लाइन्स have been, these lines have been taken from, यहाँ तक लिखिए, these lines have been taken from the poem, और फिर इन्वर्टेड कोमा लगाइए, these lines have been taken from the poem, these lines have been taken from the poem। अब देखिए, पोइम का नेम लिखना है, मैंने बताया था आपको, यहां तक तो लिखी दिया आपने, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। अब क्या लिखना है, पोइम का नाम। पोइम का नाम आपको याद रहना चाहिए, पोइम का नाम क्या है, एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, और इन्वर्टेड कोमा को बंद कर दो आप, समझ गए। इसके बाद में क्या करना है, बाई कंपोज्ड वर्ड जोड़ना है, पहले बताया था, बाई कंपोज्ड विलियम, ये विलियम थोड़ी है इसका, तो बाई कंपोज्ड ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ये आपके पोइट का नेम हो गया, मतलब कवि का नेम हो गया। समझिए आराम से। पहले मैंने आपको रेफरेंस करना बताया था, समझ गए, ऐसा ही लिखा था ना, ये लिखा था। तो रेफरेंस में क्या होता है कि किसी भी पोएम का हो, चाहे वो, समझ गए, कोई सा स्टेंजा हो और किसी भी पोएम का हो, यहां तक तो आपको लिखना ही लिखना है, समझ गए। अगर पोएम चेंज होती है तो इस पोएम का नेम यहां तक चेंज कर दीजिए। ये क्या है, पोएम्स नेम, क्या है, पोएम्स नेम मतलब कविता का नाम है। तो यहां तक तो आपको लिखना ही लिखना है। अगर दूसरी पोएम से आता है, समझ गए, कोई दूसरी कविता से आ जाए, मान लीजिए कोई ये चारों लाइन है, स्टेंजा है, तो दूसरी पोएम से आता है, दूसरी पोएम का नेम लिख दीजिए आप यहाँ पर, और उसी के कवि का नाम यहाँ पर लिख दोगे। ये क्या है, पोइट्स नेम, कवि का नाम। तो ये मैंने बताया था कि किसी पोएम को आप पढ़ते हो तो उसका नेम याद रखो, और उसका जो पोइट है, कवि है, उसका नेम याद रखो। रेफरेंस कर दिया आपने, समझ गए, ये रेफरेंस हो गया। दूसरे स्टेंजा की बात कर रहा हूँ मैं, तो रेफरेंस तो वही रहेगा जो पहले है, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्टेंजा चेंज कर रहे हो आप, क्या चेंज कर रहे हो, स्टेंजा। रेफरेंस तो एक ही रहेगा सभी में। अब कॉन्टेक्स्ट मतलब पर्सन, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, पर्सन। तो दूसरे स्टेंजा में देखिए क्या कह रहे हैं, मुख्य लाइन, पर्सन का मतलब क्या है, आपको स्टेंजा में देखिए, आप बोर्ड पर ध्यान मत दीजिए, आपके पास है, इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन, इस्लिंगटन में एक व्यक्ति था, समझ गए, जिसके बारे में सभी कह सकते थे कि वो धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, गॉडली रेस, समझ गए। स्टेंजा में देखिए आप बुक में, गॉडली रेस मतलब धार्मिक प्रवृत्ति वाला, जब वो कपड़े पहनता था तो अपने आप को, क्लेड का मतलब कपड़े पहनता था, क्लेडिंग करता था, तो अपने आप को नेक्ड महसूस करता था, नंगा महसूस करता था, ये था इसका। अब इसमें क्या कह रहा है कवि, तो लिखिए इसका कॉन्टेक्स्ट, द पोइट टेल्स अस द स्टोरी, द पोइट टेल्स अस द स्टोरी ऑफ ए मैन, मतलब कवि एक व्यक्ति की स्टोरी बताता है, कवि एक व्यक्ति की क्या बताता है, स्टोरी बताता है, ऑफ ए मैन, और क्या है इस पोइम में, एंड ए मैड डॉग,
एंड ए मैड डॉग, और एक पागल कुत्ते की। समझ गए? इसमें स्टोरी बता रहा है, फुल स्टॉप लगा दीजिए बस यहाँ पर ही। तो द पोइट टेल्स अस द स्टोरी, मतलब कवि हमें एक पागल कुत्ते और एक व्यक्ति की स्टोरी बताता है इसमें। समझ गए? इसमें क्या कर दिया, कॉन्टेक्स्ट लिख दिया। फिर इसमें लिख सकते हो आप ही टेल्स, लिखिए ही टेल्स us about the type, us about the type, us about the type of the life, of the life, of the life the man lived, the man lived, और ये फुल स्टॉप। ये हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए, आप लिखते भी जाइए। दूसरी स्टेंजा का ये समझ गए? इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए। द पोइट टेल्स अस द स्टोरी ऑफ ए मैन एंड ए मैड डॉग। कवि क्या करता है, एक पागल कुत्ते और एक व्यक्ति की क्या बताता है, कहानी बताता है। ही टेल्स अस, वह हमें बताता है, अबाउट द टाइप ऑफ द लाइफ, जीवन की शैली से जो व्यक्ति क्या करता था, जीता था। मतलब एक प्रकार से उसकी लाइफ स्टाइल हो गई, जीवन शैली हो गई। बता रहा ना स्टेंजा में कि जब वो कपड़े पहनता था तो कैसा करता था, अपने आप को नंगा महसूस करता था, और धार्मिक प्रवृत्ति वाला था वो। समझ गए? ईश्वर में विश्वास रखता था। तो उसके जीवन की बातें बता रहा है इसमें। समझ गए? अब ये जो जीवन की बातें हैं ये एक्सप्लेनेशन में लिखी जाएंगी। किस में लिखी जाएंगी? उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा करके लिख देंगे एक्सप्लेनेशन में। समझ गए? जो स्टेंजा है उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब एक बार इसको उतार लीजिए, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। अभी यहाँ पर नहीं आएगा, ये उतार लो, इसको नोट कर लो। नोट कर लीजिए आप इसको। अब देखिए एक्सप्लेनेशन करेंगे हम इसी स्टेंजा की। समझ गए? तो एक्सप्लेनेशन मतलब बताया था आपको, व्याख्या। क्या मतलब होता है? व्याख्या। अब इसकी व्याख्या करेंगे हम। तो हेडिंग डालिए आप एक्सप्लेनेशन। स्टेंजा 2, इसकी एक्सप्लेनेशन। इसकी व्याख्या करेंगे। लिखिए एक्सप्लेनेशन में, द पोइट, फिर ये पेन चला दिया मैंने। बात तो वही है, आप तो लिख लो, द पोइट सेज दैट, मतलब कवि कहता है कि, कवि कहता है कि, तो द पोइट सेज दैट, द पोइट सेज दैट द मैन लिव्ड, द मैन लिव्ड इन, द मैन लिव्ड इन इस्लिंगटन। कवि कहता है कि वो व्यक्ति कहाँ पर रहता था भाई? इस्लिंगटन में रहता था। कहाँ पर रहता था? यही है, फर्स्ट लाइन की व्याख्या हो गई। इसमें ये दे रखा है कि इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन, मतलब इस्लिंगटन में एक व्यक्ति था, रहता था। समझ गए? बात हुई है। तो कवि पहले लाइन में क्या बता रहा है हमको? द पोइट सेज दैट द मैन लिव्ड इन इस्लिंगटन। कवि कहता है कि लोग, ये वो व्यक्ति कहाँ पर रहता था जिसको कुत्ते ने काटा था? इस्लिंगटन में रहता था। इस्लिंगटन एक शहर का नेम है, शहर का नाम है। तो इस्लिंगटन में रहता था। फर्स्ट लाइन की व्याख्या हो गई। अब सेकंड लाइन देखिए क्या है। ऑफ whom the world might say, अब देखिए इसमें लिखिए आप, he knew something, he knew something, मतलब वो कुछ जानता था। he knew something
अबाउट द लाइफ, अबाउट द लाइफ, अबाउट द लाइफ ऑफ द मैन। न्यू यहां पर सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो ही न्यू समथिंग अबाउट द लाइफ ऑफ द मैन, वह उस व्यक्ति की लाइफ को जानता था। समझ गए। इस्लिंगटन शहर में एक व्यक्ति रहता था, समझ गए, जो ईसाइयों का शहर है ये इस्लिंगटन, समझ गए। वहां पर एक व्यक्ति रहता था, वह कुछ ना कुछ जानता था उस व्यक्ति के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में। नंबर तीसरी लाइन देखिए, लिखिए द मैन लेड ए लाइफ, द मैन लेड ए लाइफ, द मैन लेड ए लाइफ ऑफ मोरलिटी, ऑफ मोरलिटी, ऑफ मोरलिटी बेस्ड ऑन रिलीजियस, बेस्ड ऑन रिलीजियस, पहले बेस्ड ऑन तक लिख लो, बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, फुल स्टॉप। पढ़िए इसको, देखिए द मैन लेड ए लाइफ ऑन मोरलिटी बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स, मतलब वो व्यक्ति धार्मिक सिद्धांतों पर जीवन, देखिए समझिए इसको, द मैन लेड ए लाइफ, लेड का मतलब है व्यतीत करना, यहाँ पर क्या मतलब है, व्यतीत करना। द मैन लेड ए लाइफ, एक जीवन जीता था व्यक्ति, व्यतीत करता था, ऑफ ए मोरलिटी यानी नैतिक, समझ गए, नैतिक सिद्धांतों, और रिलीजियस प्रिंसिपल, रिलीजियस यानी धार्मिक, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, सिद्धांत, क्या मतलब है, सिद्धांत, मतलब धार्मिक सिद्धांतों पर जीवन जीता था वो व्यक्ति। ये इसी में भी दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा घुमा करके लिख दिया, बस बात हुई है, आपके स्टेंजा में भी दिया हुआ है। अगली लाइन देखिए फिर इसमें क्या कहता है, Whenever he went to pray, समझ गए। इसमें लिखिए आप, his morality, his morality was confined, his morality was confined to his prayer time, to his prayer time। इसको बोल सकते हैं कन्फाइंड। देखिए कन्फाइंड का मतलब है सीमित, क्या मतलब है, सीमित। लिख लेना, आपको अर्थ नहीं आता है तो। हिज मोरलिटी मतलब उसकी जो ये प्रार्थना करने की जो नैतिकता थी, समझ गए, प्रेयर टाइम की, मतलब उसका जीवन है वो प्रेयर टाइम में सीमित था, समझ गए। प्रार्थना करने का समय तक का क्या था, सीमित था। जब वो प्रार्थना करता था तो कन्फाइंड था, मतलब सीमित था। और ये आपकी व्याख्या पूरी चारों लाइनों के को इलस्ट्रेट कर दिया मैंने, समझ गए। तो इस प्रकार से व्याख्या करते हैं, 19 शब्दों को दूसरी भाषा में लिख देते हैं, समझ गए। अपनी मतलब दूसरी भाषा का मतलब कोई हिंदी फारसी वगैरह नहीं, लिखना इंग्लिश तो इंग्लिश ही है, लेकिन जो तरीका है उसको बदल देते हैं लिखने का, समझ गए। इसको सिंपल स्टाइल में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं, थोड़ा सिंपल करके थोड़ा लार्ज लिख देते हैं, समझ गए। लार्ज स्केल पर लिख देते हैं व्याख्या को, बड़े पैमाने पर लिख देते हैं लार्ज स्केल पर। तो ये एक्सप्लेनेशन दूसरी स्टेंजा की हो गई। उतार लीजिए आप इसको, 2 स्टेंजा बता दिया आप, मैंने आपको 2 स्टेंजा की व्याख्या करके बता दी, समझ गए। अब देखिए आप कहोगे कि सर इतना तो मेरे पास भी टाइम नहीं है कि हर स्टेंजा का ही क्या बता दूं आपको, व्याख्या और एक्सप्लेनेशन। ये मैंने समझाने के लिए बताया था केवल आपको, तो 2 स्टेंजा ही बता दी। अब और होंगे 2-3 स्टेंजा और हैं, उनका आप कर लेना, समझ गए। इसी प्रकार से आप अपनी भाषा में लिख लेना, उतार लो। फिर चलते हैं प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो बताता हूँ मैं पोएम के। उतार लो एक बार इसको, फिर क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे।
तो इसी प्रकार से आपको बता दिया। रेफरेंस आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम रेफरेंस लिखने में? रेफरेंस तो वही रहेगा पूरी पोएम में, सभी स्टेंजा का ही, समझ गए। कॉन्टेक्स्ट में जो स्टेंजा की मुख्य बात है वो लिखी जाती है, समझ गए। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा जाएगा? जो स्टेंजा की मुख्य बात है, फिर एक्सप्लेनेशन कर देना। इस प्रकार से आप करोगे। अब क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे हम इसके। उतार लिया होगा आपने, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए आप पहले। चलिए अब क्वेश्चन एंड आंसर्स, इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स बता रहा हूं मैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका? देखिए, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। आप करते रहना इसको, मैं बता रहा हूं। इसमें समझना, द प्रेजेंट पोएम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब जो ये प्रस्तुत कविता है, समझ गए, प्रस्तुत कविता कहां से ली गई है? द वाइकेर ऑफ वेकफील्ड, द गुड नेचर्ड मैन, सी स्टोक्स ऑफ कन्क्यूअर, द डेजर्टेड विलेज। तो ये मैंने बताया था आपको, द वाइकेर ऑफ वेकफील्ड, द वाइकेर ऑफ वेकफील्ड से ये कविता ली गई है। विलियम शेक्सपियर का ग्रंथ है ये, समझ गए, इससे ये कविता ली गई है, द वाइकेर ऑफ वेकफील्ड। इसके बाद में देखिए, व्हाट इज ए क्योर, मतलब क्योर का मतलब क्या है? तो हंटिंग डॉग, शिकारी कुत्ता है। एन अग्रेसिव डॉग, एन अग्रेसिव डॉग मतलब आक्रामक कुत्ता है। ए फैमिली डॉग, एक पारिवारिक कुत्ता होता है ये। ए यंग डॉग या फिर एक युवा कुत्ता होता है। तो ये एन अग्रेसिव डॉग होता है। क्या होता है? एन अग्रेसिव डॉग बताया था आपको, मतलब एक आक्रामक कुत्ता होता है। तो बी आ जाएगा आपका इसका राइट आंसर। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन है फर्स्ट है आपका, इसमें ये वर्ड लिमिट भी देख लेना, मतलब 30 से 40 शब्दों में इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं आपके। टेक्सचुअल क्वेश्चन है, समझ गए, 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है वर्ड्स में। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एन इलेजी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मतलब जो इलेजी है वो क्या होती है, समझ गए, इलेजी क्या होती है, मोस्ट है ये, समझ गए। तो इसमें लिखिए आप इसका आंसर, आंसर लिखिए आप इसका। एन इलेजी बताया था आपको, एन इलेजी इज ए फ्यूनरल सॉन्ग। एन इलेजी इज ए फ्यूनरल सॉन्ग आगे लिख सकते हो, इट इज ए पोइम, इट इज ए पोइम विच एक्सप्रेस्ड मतलब एक कविता होती है जो एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है सैड फीलिंग्स विच एक्सप्रेस सैड फीलिंग्स ओवर द डेथ, या ओवर ना लगा करके ऑन द डेथ बताया था आपको, ऑफ ए फ्रेंड और एन इम्पोर्टेंट पर्सन। उतार लीजिए, फर्स्ट ये था आपका
इलेजी क्या होता है समझ लीजिए। हिंदी में भी मैंने पहले बताया था आपको जब ये पोएम पढ़ाई थी कि इलेजी एक शोक गीत होता है, फ्यूनरल सॉन्ग होता है। फ्यूनरल सॉन्ग ना लिख करके सैड सॉन्ग भी लिख सकते हो आप, इसको समझ गए। एन इलेजी इज ए फ्यूनरल सॉन्ग, मतलब इलेजी एक सैड सॉन्ग होता है। इट इज ए पोएम, मतलब एक प्रकार से कविता है ये। विच एक्सप्रेस्ड सैड फीलिंग्स, मतलब जो दुख की भावनाएं व्यक्त करती है। ऑन द डेथ, मतलब मृत्यु पर। किसी जो आप कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है या फिर कोई मित्र है उसकी डेथ पर क्या करती है, सैड फीलिंग्स व्यक्त करती है, मतलब जो दुखी भावनाओं को प्रकट करती है। तो ये इलेजी है, आपको पहले बताया था, उतार लीजिए इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है what does the poet urge people। ये क्वेश्चन है, what does the poet urge people। देखिए अर्ज का मतलब क्या होता है, आग्रह करना। तो इस क्वेश्चन को समझिए पहले आप। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोइट अर्ज पीपल, कवि लोगों से क्या आग्रह करता है। क्या अर्थ हो गया इसका, कवि लोगों से क्या आग्रह करता है। तो क्या आग्रह करता है कि उसका गीत सुने, ध्यानपूर्वक सुने। अभी व्याख्या में भी आया था, समझ गए, ध्यानपूर्वक सुने, ऐसा बताया था उसमें क्या क्या कि अटेंटिवली सुने। तो लिखिए इसका आंसर लिख लीजिए। आंसर लिखिए, द पोइट अर्ज all sorts of good people to listen to his song, आगे ना बात वही मैंने बताया था कि कवि सभी प्रकार के लोगों से यही आग्रह करता है उसके गीत को सुनने का। आगे लिखिए, he assures them, मतलब वह उन्हें आश्वासन देता है या विश्वास दिलाता है। He assures them that his song is not a long song। समझ गए, लॉन्ग सॉन्ग, बस इतना ही करना है इसका। द पोइट आर्स ऑल सोर्ट्स ऑफ गुड पीपल, मतलब सभी लोग प्रकार के लोगों से यही आग्रह करता है, अर्ज करता है, टू लिसन टू हिज सॉन्ग। मेन तो आंसर यही है इसका, समझ गए, मतलब अपने सॉन्ग को सुनने के लिए क्या करता है, आग्रह करता है। ही एज्योर्स देम, मतलब वह उसे विश्वास दिलाता है कि, दैट का मतलब क्या है कि हिज सॉन्ग इज नॉट ए लॉन्ग सॉन्ग, मतलब उसका जो सॉन्ग है वो लंबा नहीं है। समझ गए, ये बताना चाहता है। उतार लीजिए दोनों क्वेश्चनों को, फिर तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे, नोट कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द पोइट लिव, वेयर डिड द पोइट लिव फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर देखिए इसका, खोजिए आंसर क्या होगा। मतलब वेयर डिड द पोइट लिव फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय के लिए कवि कहां पर रहा, तो ये बताया था आपको। अरे कहां पर रहा कुछ समय के लिए कवि, कुछ समय के लिए ही रहा था, तो कौन से शहर में रहा था। अभी उस शहर का नाम पहले भी आया था, इस्लिंगटन। क्या आया था, इस्लिंगटन। तो लिखिए इसका आंसर, द पोइट lived in Islington for some time। ये आंसर है इसका, शॉर्ट ही है ये। मतलब कभी इस्लिंगटन में रहता था कुछ समय के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये बताया हुआ आपको, व्हाट काइंड्स ऑफ डॉग, व्हाट काइंड्स ऑफ डॉग्स कर लेना इसको, हैव बीन described, what kinds of dog have been described in the poem, described in the poem। ये क्वेश्चन है ये, मतलब कौन से प्रकार के कुत्तों का वर्णन किया गया है इसमें, समझ गए। ये बताया था पोइम में मैंने 5 प्रकार के कुत्तों का नाम, समझ गए। तो आंसर लिखिए इसका, लिखिए द 5 काइंड्स ऑफ डॉग्स हैव बीन described in the poem। लिख लो, 5 प्रकार के कुत्तों का वर्णन यहां पर किया गया है। तो इसमें लिख देना, फर्स्ट कौन सा था आपका, मोंग्रेल। दूसरा कौन सा था, पप्पी। तीसरा कौन सा था, वेल। चौथा कौन सा था, हाउंड। और 5वां कौन सा था, क्योर्स। तो 5 प्रकार के कुत्ते हो गए आपके। तो लिख दो आप इसमें, द 5 काइंड्स ऑफ डॉग्स हैव बीन described in the poem mongrel, puppy, whelp, hound और क्योर्स। मतलब 5 प्रकार के कुत्तों का नाम ये भी लिख दिया पहली लाइन में कि 5 प्रकार के कुत्तों को बताया गया है। ये 5 प्रकार के जो कुत्ते हैं ये यहाँ पर इसका नाम भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कहते हैं, एक बार उतार लो नीचे, फिर दिखेगा नहीं आपको, नोट कर लो एक बार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उतार लिया होगा आपने।
क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, व्हाट वंडरफुल इवेंट, व्हाट वंडरफुल इवेंट, व्हाट वंडरफुल इवेंट डज हैपन, डज हैपन, व्हाट वंडरफुल इवेंट डज हैपन एट द एंड ऑफ द, एट द end of the, at the end of the poem। देखिए क्वेश्चन को समझिए आप। व्हाट वंडरफुल इवेंट मतलब कौन सी आश्चर्यजनक घटना घटती है, हैपन होती है, हैपन यानी घटना। इस कविता के अंत में कौन सी आश्चर्यजनक घटना घटती है? तो ये मैंने बताया था आपको क्या होता है आश्चर्यजनक घटना। क्या हो गया था लास्ट के स्टेंजा में, क्या बताया था कवि ने कि जो कुत्ता होता है, पागल कुत्ता है, कि लोगों ने क्या कहा था कि कुत्ता क्या हो जाएगा, बचेगा और व्यक्ति मरेगा। लेकिन इसके विपरीत हो गया, जो काटा हुआ व्यक्ति था वो तो ठीक हो गया और कुत्ता मर गया। ये इवेंट थी। तो इसको देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, आंसर लिखिए इसका। आंसर में लिखिए, ए मैड डॉग बाइट्स ए मैन, ए मैड डॉग बाइट्स ए मैन, पीपल फियर दैट the man will die, people fear that the man will die, but what happens, but what happens, but what happens is contrary to their expectations, to their expectations, to their expectations, it is the dog डाइज। देखिए वाई को हटाकर IES लगाया जाएगा। इट इज़ द डॉग, डाइज में थोड़ा ये और कर लेना, इट इज़ द डॉग दैट डाइज नॉट द मैन, नॉट द मैन, कोमा लगा करके लिखना। ये था आपका 5वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, क्या है इसका, क्या लिखा है मैंने, ए मैड डॉग बाइट्स ए मैन, मतलब एक पागल कुत्ता क्या कर लेता है, एक व्यक्ति को बाइट कर लेता है, काट लेता है। पीपुल फियर दैट, लोगों को भय है कि द मैन विल डाई, कि व्यक्ति मरेगा। समझ गए? बट व्हाट हैपन्स, लेकिन जो भी हुआ, इज कॉन्ट्रेरी टू देयर एक्सपेक्टेशंस, मतलब उनकी आशाओं के विपरीत हुआ। कॉन्ट्रेरी का मतलब है विपरीत, एक्सपेक्टेशन का मतलब आशाएं, मतलब उनकी जो आशाओं के विपरीत हुआ। इट इज द डॉग, मतलब ये कुत्ता, दैट डाइज, कुत्ता है वो मर जाता है, नॉट द मैन, व्यक्ति नहीं मरता है। समझ गए? ये है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। उतार लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। आपके शॉर्ट आंसर हैं जो बुक के क्वेश्चन, मतलब किताब के जो पर्सन है शॉर्ट आंसर, वो शॉर्ट आंसर पूरे हो गए हैं। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं किताब के। समझ गए? तो 500 जो आंसर है ये क्वेश्चन है मैंने करा दिए हैं, नोट कर लो इसको।
अब देखिए आपके जो लॉन्ग टाइप आंसर हैं 60 शब्दों वाले हैं, समझ गए। जो 60 शब्दों वाले क्वेश्चन हैं वो हम इनका डिस्कस है वो अगले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। जो लॉन्ग टाइप लंबे आंसर हैं, समझ गए। शॉर्ट आंसर ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब ये छोटे क्वेश्चन हैं ये क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हैं इस पोएम के। अब लॉन्ग टाइप वाले 60 वर्ड्स में आएंगे, मतलब 60 वर्ड्स में आएंगे वो, समझ गए। ये तो 20 से 30 शब्दों वाले थे, अब जो अगले होंगे वो 60 शब्दों में होंगे। तो ये शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर हैं ये कंप्लीट हैं आपके शॉर्ट आंसर्स। अब जो अपना पार्ट 4 रहेगा उसमें इस पोएम को कंप्लीट करा देंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, समझ गए। ओके, थैंक्स।